नीतीश कुमार शराबबंदी को भले ही अपने सबसे बड़ी सफलताओं में गिनाते हों, लेकिन सच ये भी है कि उनकी ये नीति हमेशा से सवालों के घेरे में रही है और देर सवेर उनकी ही पार्टी से शराबबंदी के खिलाफ आवाज उठती रही है। अब एक बार फिर से ये लगता है कि जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है। शराबबंदी नीति पर अब जेडीयू नेता ही सवाल उठाने लगे हैं। जीतन राम मांझी के बाद जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी शराबबंदी से सहमत नहीं हैं। उपेंद्र कुशवाहा का कहना है, बिहार में शराबबंदी सफल नहीं रही है, जिससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। उपेंद्र ने कहा कि सरकार के चाहने भर से शराबबंदी सफल नहीं हो सकती जब तक जनता नहीं चाहेगी। उन्होंने कहा कि अगर मैं शराबबंदी के सफल होने का दावा करूं तो ये गलत होगा। जब तक आम जनता नहीं चाहेगी तब तक शराबबंदी सफल नहीं हो सकती। कुशवाहा ने कहा कि नीतीश सरकार ने शराबबंदी कानून की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ताओं के बजाय शराब आपूर्तिकर्ताओं पर नकेल कसने की नई रणनीति अपनाई है। कुशवाहा के बयान के बाद से बिहार की राजनीति में शराबबंदी को लेकर चर्चाएं तो शुरू हो ही गई हैं। साथ ही अब ये भी सवाल उठने लगे हैं कि जेडीयू के अंदर सब कुछ ठीक है, क्योंकि बीजेपी से नाता तोड़कर नीतीश कुमार ने जब से आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई है, तभी से उनके लिए मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। पहले महागठबंधन सरकार के कई मंत्रियों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते हुए इस्तीफा दिया। फिर आरजेडी ने उपचुनावों में दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारते हुए गठबंधन मेन सर्वे सर्वा होने पर मुहर लगा दी, पर गोपालगंज सीट पर महागठबंधन को हार मिली। इसके बावजूद अब जेडीयू में भी उठापटक शुरू हो गई है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के बिहार में शराबबंदी को विफल बताने पर भाजपा ने भी हमला बोला। भाजपा नेता निखिल आनंद ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड के नेता उपेंद्र कुशवाहा निस्संदेह नीतीश कुमार से अधिक ईमानदार समाजवादी हैं। शराबबंदी एक विफलता है और अपराध बढ़ रहा है। लोग समानांतर अर्थव्यवस्था और अपराध की वजह से पीड़ित हैं, जो शराबबंदी के कारण बढ़े हैं। वहीं कुशवाहा का कहना है कि अगर बिहार में शराब की बिक्री बंद हो जाती है तो इसकी खपत भी बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि शराबबंदी तब तक सफल नहीं होगी जब तक कि राज्य के लोग इसे नहीं चाहते। शराबबंदी कभी भी इसलिए सफल नहीं हो सकती क्योंकि सरकार चाहती है। बिहार में शराबबंदी सफल नहीं हुई, लेकिन इससे समाज को लाभ जरूर हुआ है। यदि शराबबंदी अधिक सफल रही तो समाज को अधिक लाभ होगा। गौरतलब है कि कुशवाहा से पहले बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शराबबंदी को लेकर सलाह दी थी कि शराबबंदी अच्छी बात है, लेकिन बिहार में समस्या इसके क्रियान्वयन में है, जिसकी वजह से शराब तस्करों को पकड़ा नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा था कि केवल 250 ग्राम शराब का सेवन करने वाले गरीब लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। पूर्व सीएम ने नीतीश को सलाह दी थी कि कम मात्रा में शराब पीते हुए जो लोग पकड़े जाते हैं उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में राज्य में लागू शराबबंदी की समीक्षा बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया था कि वह भविष्य में शराबियों पर नकेल कसने के बजाय उत्पाद और पुलिस विभाग शराब की तस्करी, भंडारण और बिक्री करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई को तेज करें। बिहार में 2016 में जब से शराबबंदी लागू हुई है, तब से सरकार ने इसे सख्ती से लागू करने की अपनी रणनीति में लगातार बदलाव किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाले को बेहद शातिर तरीके से अंजाम दिया था। घोटाले का कोई सबूत किसी के हाथ नहीं लगा। इसके लिए लंबी चौड़ी प्लानिंग की गई। दस्तावेजी तो छोड़िए, डिजिटल सबूत मिटाने के लिए घोटालेबाजों ने करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च कर डाले। मनीष सिसोदिया सहित 34 वीआईपी घोटालेबाजों ने इस दौरान 1-2 नहीं बल्कि अपने फोन 140 बार बदल लिए ताकि कोई डिजिटल साक्ष्य न मिले। लेकिन ईडी ने इस सबूत को भी खोद निकाला। ईडी ने आबकारी नीति को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए ये दावा किया कि आबकारी नीति लागू होने से काफी पहले ही कुछ शराब बनाने वालों को लीक कर दी गई और 100 करोड़ का खेल कर दिया गया। ईडी ने दिल्ली की नई आबकारी नीति मामले में 2 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया था। फ्रांस की शराब कंपनी पार्नोड रिकॉर्ड के दिल्ली क्षेत्रीय प्रमुख बिनोय बाबू और ऑरबिंदो फार्मा लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशक पी शरथ चंद्र रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद पीएमएलए कोर्ट में ईडी ने इस बात की जानकारी दी है। ईडी ने दावा किया कि पूछताछ के दौरान आरोपितों ने खुलासा किया कि चुनिंदा व्यापारी समूहों को लाभ पहुंचाने के लिए शराब ठेकों के लिए 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था। ईडी का कहना है कि आबकारी घोटाले में शामिल वीआईपी लोगों ने डिजिटल साक्ष्य को नष्ट करने के इरादे से कुल 140 बार फोन बदल डाले। इनमें
मुख्य आरोपी शराब कारोबारी, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और अन्य संदिग्ध हैं। फोन बदलने का समय बताता है कि ये ज्यादातर घोटाले के सामने आने के बाद बदले गए थे। हमारे पास इस बात को पुख्ता करने के लिए पर्याप्त सबूत भी हैं। आबकारी नीति पिछले साल 31 मई को कुछ शराब निर्माताओं के लिए लीक हुई थी, जबकि इसे 2 महीने बाद 5 जुलाई 2021 को सार्वजनिक किया गया था। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार शराब घोटाले को लेकर चौतरफा घिरी हुई है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर दावा किया था कि आरटीआई से जानकारी मिली है कि दिल्ली सरकार की शराब नीति से सरकारी खजाने को करीब 2500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा था कि नई शराब नीति के तहत दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 से 31 अगस्त 2022 तक कुल 5036 करोड़ रुपए कमाए, यानी प्रतिदिन 17 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई हुई। जबकि पुरानी शराब नीति के हिसाब से सितंबर 2022 में कुल 768 करोड़ रुपए कमाए, यानी प्रतिदिन 25 करोड़ 60 लाख रुपए की कमाई हुई। इस तरह से हर दिन कम से कम 8 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। 1984 सिख विरोधी दंगों के बाद पूर्व कांग्रेसी प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ा हिलती है। उन्होंने ये बयान इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए सिखों के कत्लेआम को लेकर दिया था। तब से लेकर आज तक कांग्रेस का निजाम भले ही बदल गया हो, लेकिन उसकी नीति बिल्कुल नहीं बदली। पार्टी की कमान अब सोनिया गांधी से होते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे तक आ पहुंची है, लेकिन कांग्रेस अपनी जिस नीति के तहत दंगाइयों को बढ़ावा देती आई है वो बदस्तूर जारी है। दिल्ली एमसीडी चुनावों से पहले आए सर्वे में भले ही कांग्रेस जनता की नजरों में साफ हो चुकी हो, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली एमसीडी चुनावों के लिए पार्टी ने अपने चुनाव समिति का ऐलान किया और उसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर को भी जगह दी है, जबकि जगदीश टाइटलर का नाम 1984 में हुए दिल्ली दंगों में भी आ चुका है। इसके बाद अब हंगामा मचना तय है। बीजेपी ने भी इसका जबरदस्त विरोध करते हुए कांग्रेस की सोच पर सवाल उठाए हैं और जमकर हमला बोला। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने जगदीश टाइटलर को दिल्ली चुनाव समिति में शामिल कर सिखों के घावों पर नमक छिड़का है। बीजेपी ने इस चुनावी मौसम में इसे बड़ा मुद्दा अभी से बना लिया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर कहा कि 1984 दंगों के पीड़ितों के घाव पर नमक छिड़कने के लिए कांग्रेस ने जगदीश टाइटलर को चुनाव समिति का सदस्य बनाया है। इससे पहले ये सज्जन कुमार को डिफेंड कर चुके हैं, फिर टाइटलर को प्रमोट किया। राजीव गांधी कहते थे कि बड़ा पेड़ जब गिरता है कांग्रेस सिखों से घृणा करती है। बीजेपी के कुछ दूसरे नेता भी कांग्रेस को सिख विरोधी बताते रहे हैं और इस फैसले को शर्मसार करार देते रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने ट्वीट कर कहा, कांग्रेस जगदीश टाइटलर को अपनी दिल्ली राज्य चुनाव समिति में शामिल करके 1984 के नरसंहार के सिखों के घावों पर नमक छिड़क रही है। इससे पता चलता है कि 1984 में राजीव गांधी और उनकी टीम ने जो किया उससे उन्हें कोई पछतावा नहीं है। दरअसल जगदीश टाइटलर का नाम 1984 के दिल्ली दंगों में आ चुका है। कई सालों से कांग्रेस ने उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी। पार्टी में वो हाशिए पर थे, उन्हें बैठकों में भी नहीं बुलाया जाता था। दिल्ली कांग्रेस चुनाव समिति में जगदीश टाइटलर को शामिल करने के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने दिल्ली नगर निगम की 250 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए 20 सदस्यीय प्रदेश चुनाव समिति की घोषणा की। जगदीश टाइटलर को इस समिति का सदस्य बनाया गया। इसके बाद इस पर विवाद शुरू हो गया। गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए 7 नवंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 नवंबर है। चुनाव आयोग ने नामांकन प्रक्रिया के लिए 68 रिटर्निंग ऑफिसर्स नियुक्त किए हैं। इसके साथ ही 250 असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स भी नियुक्त किए गए हैं। चुनाव आयोग ने 11 जिलों के डीएम को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बनाया है। नामांकन की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगी। नामांकन के दौरान सेंटर से 100 मीटर की दूरी तक रोड शो की इजाजत नहीं है। एकीकृत नगर निगम की चुनाव 4 दिसंबर और मतगणना 7 दिसंबर को होगी। चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता भी लागू की गई है। मुफ्त की रेहड़ी लगाकर गुजरात में चक्कर लगा रहे अरविंद केजरीवाल से लेकर फ्री फंड का वादा करने वाली पार्टियों पर शंकर सिंह वाघेला ने जोरदार हमला किया। गुजरात में पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला ने आम आदमी पार्टी के मुफ्त बिजली के वादों को पलीता लगा दिया।
शंकर सिंह वाघेला ने कहा कि मुफ्त में कुछ भी नहीं है। ये 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा क्या है, किसके बाप की दिवाली है? ये जनता का पैसा है। मुझे बताओ, किसी पार्टी ने मुफ्त में शिक्षा देने का वादा किया हो और फिर 200 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा करके अपना वादा निभाया हो? मैं गुजरात और देश के मतदाताओं से कहना चाहता हूं कि रेवड़ी के झांसे में न आए। और क्या किसी पार्टी ने इसके लिए कोई फंड जुटाया जिससे वह अपने वादों को पूरा करे? ये सभी वादे जनता के पैसे के दम पर किए जाते हैं, जिसमें उनके पैसे ही लगते हैं। वाघेला ने अरविंद केजरीवाल की ईमानदार सियासत को बेईमान साबित करते हुए कहा कि आज जो लोग राजनीति में आ रहे हैं वे अपने लिए आते हैं। मुझे आरएसएस द्वारा जनसंघ में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन अब राजनीति में आने वाले लोगों को किसने आमंत्रित किया? वे पार्टियों में टिकट की भीख मांगने के लिए जा रहे हैं। आप अपनी खातिर आए हैं। यह विचारधारा सब ढोंग है। किसी भी पार्टी में कोई विचारधारा नहीं है, और ना ही कांग्रेस में, और ना ही संघ में, और ना ही सीपीएम में। 82 वर्षीय शंकर सिंह वाघेला गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा तीसरी बड़ी ताकत के लिए जाने जाते हैं। वाघेला ने 1996 में बीजेपी के विद्रोह करने वाले नेताओं को मिलाकर राष्ट्रीय जनता पार्टी का गठन किया था। हालांकि वाघेला ने बाद में अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल गुजरात में लगातार चमत्कार होने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से गुजरात की जनता से दावा करते हुए कहा कि गुजरात में उनकी सरकार बनने जा रही है, लेकिन उनके दावों से इतर जमीन पर आम आदमी पार्टी के क्या हालात हैं, इससे समझा जा सकता है कि राज्य में दिग्गज नेताओं का आम आदमी पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। जो दिग्गज नेता किसी लालच में आम आदमी पार्टी के साथ आए थे, सिर्फ कुछ ही दिनों में उन्हें सच्चाई समझ आ चुकी है। शायद इसलिए इधर केजरीवाल जीत का दावा कर रहे थे और इधर अब आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव राजब झाला ने पार्टी को बड़ा झटका दे दिया। राजब झाला ने आम आदमी पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हुए बीजेपी में शामिल होने की घोषणा कर दी। राजकोट नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष रह चुके राजब झाला भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता लेंगे। यही नहीं, बीजेपी ने दावा किया कि आप के 15 पूर्व पदाधिकारी और जामनगर इकाई के 200 कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो गए हैं। पार्टी का कहना है कि राजेंद्र पाल गौतम के कथित वीडियो के बाद नेताओं ने ये बड़ा कदम उठाया। भाजपा के जिला अध्यक्ष रमेश मुंगड़ा ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। हालांकि इन नेताओं और कार्यकर्ताओं के नाम अभी सामने नहीं आए हैं। वहीं ये कोई पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने राज्य में पार्टी को अलविदा कहा हो। इससे पहले इशुदान गढ़वी के आम आदमी पार्टी के सीएम पेस बनते ही इंद्रनील राजगुरु ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। इंद्रनील राजगुरु का राजकोट के पूरे इलाके में जबरदस्त प्रभाव माना जाता है। यही नहीं, एक दिन पहले ही आम आदमी पार्टी में उस वक्त बड़ी दरार देखने को मिली जब वासंदा तालुका में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। वासंदा तालुका के 100 से अधिक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन कर ली। गुजरात चुनाव से पहले संगठन के महासचिव समेत तमाम पदाधिकारियों के कांग्रेस में शामिल होने से सियासत गर्मा गई है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी ने पहली बार सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के बाद कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी 14 सूचियां जारी कर चुकी है। वहीं भाजपा ने 182 में से 160 नामों का ऐलान कर दिया है। राज्य में 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा। वहीं 8 दिसंबर को होगी मतगणना। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव के परिणाम आए और बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी बनी, लेकिन मायावती की बहुजन समाज पार्टी को महज 1 सीट मिल सकी। यानी 2007 विधानसभा चुनाव में जिस पार्टी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई हो और 2012 तक सत्ता में रही हो, महज 10 सालों में 1 सीट पर सिमट गई। इसके बाद सभी ने उसे चुका हुआ मान लिया। लेकिन विधानसभा चुनाव के कुछ महीने बाद ही मायावती ने अपनी बदली रणनीति से मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी को दिन में ही तारे दिखाने शुरू कर दिए हैं। एक तरफ जहां आजम खान को हेट स्पीच मामले में सजा मिलने के बाद उनके खत्म होते राजनीतिक करियर से समाजवादी पार्टी से मुस्लिम वोटों का छिटकना तय हो चुका है, तो वहीं मायावती ने भी अखिलेश यादव के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए तगड़ी रणनीति बनाई है। अखिलेश की यादव वोट बैंक में बीजेपी बहुत पहले ही सेंध लगा चुकी है और अब मुस्लिम वोटों के लिए मायावती ने कमर कस ली है। मायावती ने कांग्रेस और सपा में रह चुके इमरान मसूद को जब अक्टूबर में पार्टी में शामिल किया था तो उन्हें पश्चिमी यूपी की कमान दी थी।
तभी से ये कयास लगने लगे थे कि वो अपनी रणनीति बदल रही हैं। मायावती इमरान मसूद के जरिए ऐसे वक्त में मुस्लिम वोटों पर फोकस कर रही हैं जब अल्पसंख्यक समुदाय के सपा से नाराज होने की चर्चाएं चल रही हैं। खास तौर पर आजम खान की विधानसभा सदस्यता छीनने, मुकदमे लगने और उन पर एक्शन ने यह सवाल खड़ा किया है कि अखिलेश यादव खुलकर क्यों नहीं बोलते। अब मायावती के दूत बने इमरान मसूद ने यह संदेश मुस्लिमों में देना शुरू कर दिया है। इमरान मसूद ने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव को अपनी जात के लोगों का भी वोट नहीं मिला, इसी वजह से उनको अधिकतर सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। अखिलेश यादव सिर्फ उन्हीं सीटों पर जीते जिन सीटों पर मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। इमरान मसूद ने कहा कि अखिलेश यादव ने आजम खान पर की जा रही बीजेपी की ज्यादतियों को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया, इसी वजह से आजम खान के यह हालात आज हैं। सीधे अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए इमरान मसूद ने कहा है कि सिर्फ टोपी लगाकर सुभान अल्लाह बोलने से कोई हिंदू मौलाना नहीं हो जाता। उन्होंने मुस्लिमों को आगाह करते हुए कहा कि मुस्लिमों के वोट को लेकर सियासत करने वाले, हमें धमकाने वाले, हमसे गुलामों की तरह पेश आने वाले लोगों की बातों में न आए। बसपा नेता ने कहा कि बीजेपी से नफरत के लिए मुस्लिम आखिर कब तक इस्तेमाल होते रहेंगे। मजे की बात यह है कि आजम खान का सियासी कैरियर बर्बाद करने में अखिलेश यादव का हाथ बताकर इमरान मसूद ने इसका आगाज कर दिया है, जिसके लिए मायावती ने अपना हाथ उनके सर पर रखा था। इमरान मसूद ने कहा है कि अखिलेश यादव ने आजम खान का सियासी कैरियर बर्बाद कर दिया और आजम खान पर हो रहे जुल्म के लिए अखिलेश यादव ही जिम्मेदार हैं। इमरान मसूद ने आगे कहा कि मुस्लिमों के वोटों को लेकर सियासत करने वाले, हमें धमकाने वाले, हमसे गुलामों की तरह पेश आने वाले लोगों की बातों में न आए। इस दौरान इमरान मसूद ने सपा छोड़कर मायावती संग आने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव तो अपने लोगों के भी काम नहीं आ रहे थे, इसीलिए मैंने सपा से किनारा करना ही ठीक समझा है। गौरतलब है कि मायावती ने 2007 में दलितों और ब्राह्मणों को साथ लाकर सत्ता की कुंजी हासिल की थी और अब वो सपा के MY गठजोड़ के मुकाबले बसपा का BDM यानी ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम गठजोड़ मजबूत करने की कोशिश में है। इसके तहत उन्हें सत्ता मिले या ना मिले, लेकिन मुस्लिम वोट अपने पाले में लाकर वो अखिलेश यादव के राजनीतिक भविष्य का भट्ठा जरूर बैठा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। दोनों पार्टियां वोटों की खातिर समाज में जहर घोलने वाले लोगों को आगे बढ़ाने से कोई गुरेज नहीं करती। एक दिन पहले कांग्रेस ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में शामिल रहे जगदीश टाइटलर को अपनी चुनाव समिति की 20 सदस्यीय टीम में शामिल किया, तो आम आदमी पार्टी भला कैसे पीछे रहती। उसने भी अगले ही दिन हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले पूर्व मंत्री राजेंद्र गौतम को अपना स्टार प्रचारक बना दिया। राजेंद्र गौतम वही शख्स हैं जिन्होंने हाल ही में बड़ी संख्या में हिंदू लोगों से बौद्ध धर्म अपनाने की शपथ ली थी। यही नहीं, उन्होंने मंच पर खड़े होकर हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करने की हजारों लोगों को कसम भी खिलाई थी। लेकिन जब विवाद बढ़ा तो केजरीवाल ने उनसे मंत्री पद छीन लिया। पर अब कुछ दिन बाद ही राजेंद्र गौतम को स्टार प्रचारक बनाकर केजरीवाल ने दिखा दिया कि पहले की गई कार्रवाई सिर्फ एक नाटक भर थी और बहुसंख्यक मतदाताओं की नाराजगी से केजरीवाल को कोई फर्क नहीं पड़ता। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव में प्रचार के लिए अपने 30 स्टार प्रचारकों की सूची को जारी किया है। स्टार प्रचारकों की सूची में पार्टी के शीर्ष और बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। सूची में सबसे पहला नाम पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है, जबकि दूसरे और तीसरे पर क्रमशः दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का नाम है। लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम विवादित पूर्व मंत्री राजेंद्र गौतम का है। आम आदमी पार्टी की तरफ से इस लिस्ट में राजेंद्र पाल गौतम को जगह मिलने के बाद बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है और जमकर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि यह महज संयोग नहीं बल्कि वोट बैंक वाला प्रयोग है। दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि गुजरात चुनाव के मद्देनजर राजेंद्र पाल गौतम को मंत्री पद से हटाया गया, लेकिन एक स्पेशल कम्युनिटी को खुश करने के लिए राजेंद्र पाल गौतम को दिल्ली नगर निगम चुनाव में स्टार कैंपेनर की लिस्ट में शामिल किया गया। यह पार्टी का दोगला चेहरा है। दरअसल राजेंद्र पाल गौतम दशहरे के दिन दिल्ली के करोल बाग स्थित अंबेडकर भवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यह कार्यक्रम मिशन जय भीम और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से आयोजित किया गया था। इसमें 10,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए और एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने की शपथ ली और यह शपथ राजेंद्र पाल गौतम द्वारा दिलाई गई। मंच पर खड़े होकर राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि हम हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे और ना ही उन्हें ईश्वर मानेंगे, और उनकी इन बातों को कार्यक्रम में शामिल हुए हजारों की संख्या में लोगों ने दोहराया। इसके बाद इस पर खूब विवाद हुआ और राजेंद्र गौतम की मंत्री पद की कुर्सी भी चली गई। पर अब आम आदमी पार्टी ने फिर से हिंदू मतदाताओं को मुंह चिढ़ाते हुए राजेंद्र गौतम को नई जिम्मेदारी सौंप दी है। बता दें कि 4 दिसंबर को MCD चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि 7 दिसंबर को इसके नतीजे आएंगे। पर दिल्ली की तीनों मुख्य पार्टियां बीजेपी, आप और कांग्रेस अपनी पूरी ताकत अभी से झोंकने में लगे हुए हैं। तीनों राजनीतिक दल अपनी अपनी बिसात बिछाने में लग गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने जहां आम आदमी पार्टी की 10 गारंटी की घोषणा की है, वहीं कांग्रेस ने अपनी चुनाव समिति बना दी है, जबकि MCD में 15 साल से सत्ताधारी बीजेपी भी जोर शोर से अपनी सभी मोहरें सेट करने में लगी हुई है। बीजेपी 15 साल से MCD पर राज कर रही है। 2017 के पिछले निकाय चुनाव में भाजपा ने 250 सीटों वाले नगर निकाय में 181 सीटें जीती थी।
आपने पहली बार दिल्ली में निकाय चुनाव 2017 में लड़ा था और कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए 49 सीटों पर कब्जा जमाया था। बहरहाल जगदीश टाइटलर के कांग्रेस चुनाव समिति और राजेंद्र गौतम के आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक लिस्ट में शामिल होने के बाद दिल्ली की राजनीति में हंगामा मचा हुआ है।